पार्ट है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली हमें पूरे पूरे फर्स्ट पार्ट में क्या करनी है? स्टडी ऑफ चार्ज। तो जैसे अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने क्या देखा है? चार्ज रेस्ट पे था। तो रेस्ट पर रहते हुए उसके पास कौन-कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसे वो बिहेव करता है, वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराता है, कोई चार्ज उसके विसिनिटी में आता है तो उस पे एक फोर्स लगाता है, फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। याद करो, याद करो, याद करो, यस, वेरी गुड। सिमिलरली ऐसे ही अब हम बात करेंगे कि अगर कोई चार्ज मूव करने लग जाए, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है करंट क्या होता है। करंट हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम लोग करंट कहते हैं ना। तो जब चार्ज चलने लग जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है? क्या वो सेम वैसा ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराता है या कोई दूसरा फील्ड प्रोड्यूस कराता है? आज कहानी में उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जब एक चार्ज मूव करने लग जाता है तो वो कैसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस कराता है। एक चीज और बता दूं बच्चों आपको, बेसिकली हम करंट के बाद करंट को कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम है ना, dq बाई dt। देखिए, अगर हम आई एवरेज के बारे में बात करें तो आई एवरेज को हम लोगों ने लिखता थे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और आई इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करें तो आई इंस्टेंटेनियस को हम लिखते हैं dq बाई dt। बड़ा बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में, कि दिस इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम एंड दिस इज डिफाइंड फॉर वेरी इनफाइनाइटेसिमल, यानी जब इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोचिंग टू जीरो हो जाती है। याद है ना आपको? इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस में क्या लिखते थे? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दिस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। यानी हम लोगों को बेसिकली करंट का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी और हमें पता है कि फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब एक अर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे, आप लोगों ने कहानी सुनी भी होगी कि वो बेसिकली लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा बच्चों? मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई भी एक सर्किट है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक मैग्नेट रखी हुई थी। मैग्नेट का एक ये वाला नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल। तो उन्होंने देखा क्या, जैसे ये स्विच ऑन हुआ ना तो करंट फ्लो करा, सर्किट कंप्लीट हो गया, स्विच ऑन हुआ, करंट फ्लो करा, सर्किट कंप्लीट हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ। तो हुआ कि ये मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन का मतलब ये नाचने लगी। अब ये नाचने लगी तो साइंटिस्ट को दिमाग घूमा, ये कैसे नाची, मतलब डिफ्लेक्शन कैसे हुआ? अभी एक बात बताओ, अगर ये एक मैग्नेट है और मैं इसको ऐसे रख दूं तो सुबह से शाम तक रखे रखे ये तो ऐसी रहेगी। भाई इसमें डिफ्लेक्शन कब आएगा? जब इसके नियर बाय सराउंडिंग में कोई दूसरी मैग्नेट लेके आऊंगा, तभी तो ना। तो अकेली मैग्नेट कभी भी अपने फोर्स पे, अपने द्वारा प्रोड्यूस की गई फील्ड से अपने आप पे फोर्स नहीं लगाती। सिमिलरली इसको अगर मुझे डिफ्लेक्ट कराना है तो मुझे इसके विसिनिटी में, यानी इसकी सराउंडिंग में कोई ना कोई दूसरी मैग्नेट लेके आनी पड़ेगी। अब साइंटिस्ट ने भी देखा ये कि भैया जैसे ही इसमें सर्किट कंप्लीट हुआ, यानी करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो गई। मैग्नेट डिफ्लेक्ट स्टार्ट होने लगी तो उनके दिमाग में आया कि यहाँ कोई ना कोई दूसरी मैग्नेट का सोर्स रखा हुआ है, क्योंकि ये अकेली मैग्नेट तो अपने आप डिफ्लेक्ट नहीं होने वाली किसी भी कंडीशन में। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस करंट को बंद कर दिया, स्विच को ऑन कर ऑफ कर दिया। स्विच को ऑफ किया तो करंट जीरो हो गया। करंट जीरो हो गया तो मैग्नेट नाचने नहीं लगी, यानी मैग्नेट में देर इज नो डिफ्लेक्शन। फिर तो उनको गेम समझ में आ गया। उनको ऑन किया, करंट फ्लो किया, मैग्नेट डिफ्लेक्शन, ऑफ किया, करंट जीरो, तो मैग्नेट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तो उन्होंने यहां से एक बहुत अच्छा सा थ्योरी दे दी कि जब भी कोई करंट कैरिंग चार्ज या जब भी कोई चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो करंट फ्लो कर रहा होगा, और अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो वो अपनी चारों तरफ एक नया फील्ड प्रोड्यूस कराता है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड का। क्या नाम दिया बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड का। ये अस्टेड एक्सपेरिमेंट था बेसिकली, ठीक है ना, जिसका हम लोगों को आइडिया था, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। बट थोड़ी और कहानी सुनाता हूं अभी आपको। अगर हम बात करें कि कोई भी एक करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं, अब सुनना ध्यान से बच्चे, अब बहुत इंटरेस्टिंग है तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से।
जो जो चीजें हमें पीछे आगे वाले चैप्टर का हमें लगेगा कि जरूरत है, मैं अपने आप ही डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात तो। हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, तो हमने क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि कोई भी एक करंट कैरिंग वायर ले लेता हूं मैं। दिस इज अ वायर, और इसमें कोई भी करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से आई। ठीक है ना, लेट्स से आई। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज। और क्यू चार्ज किस पे बेटा, रेस्ट पर है। ध्यान से सुनना बच्चों, क्यू चार्ज किस पर है, रेस्ट पर है। लेकिन यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब चार्जेस मोशन में है। चार्जेस यहाँ पे कैसे बेटा, चार्जेस मोशन में है। चलो जी, बहुत अच्छी बात। अब चार्ज मोशन में यानी फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट कहते हैं, और इसके विसिनिटी में ये भी एक चार्ज रखा हुआ है। और अभी अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जल्दी बताइए। कि अगर कोई भी दो चार्ज रखे हुए हैं तो उसमें एक इंट्रैक्शन फोर्स लगता है, या तो वो रिपल्शन का फोर्स लगेगा या वो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अब हमें इस कहानी को देख के क्या समझ में आया, कि सर कंडक्टर है, करंट भी फ्लो कर रहा है, यानी चार्जेस भी फ्लो कर रहे हैं, इसके बगल में एक चार्ज भी रखा हुआ है। बट इस वाले कंडक्टर के कारण इस पर फोर्स क्या देखा गया, कि यहां पर फोर्स जीरो लगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जीरो हुआ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो कब होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला देखिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या बेटा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। देखिए, ये तो मीडियम की प्रॉपर्टी, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, लो ये मान लिया सेपरेशन। और Q1 Q2 का प्रोडक्ट। अगर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या बच्चे, Q1 Q2 का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या, Q1 तो है सर। यानी जो ये वाली वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो कैसी है, न्यूट्रल। कैसी है बच्चों, न्यूट्रल। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, कि जो भी कंडक्टर है ना जिसमें करंट फ्लो करता है, करंट का बेसिकली क्या मतलब होता है, चार्जेस का फ्लो। चार्जेस फ्लो करेंगे यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, बट वो चार्ज नहीं होता। यानी वो करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहता है। कैसा रहता है बेटे, न्यूट्रल रहता है। वेरी गुड, बात समझ में आई क्या, परफेक्ट। यानी यहां से हमें एक कहानी, एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो न्यूट्रल है। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल होता है। ये एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है बच्चों। और बेसिकली हम वो चार्ज करके लिखते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, आंसर ये लिख के आते हैं हम लोग। जबकि आंसर क्या है, न्यूट्रल है। सेकेंडली क्या देखा, वन फाइन डे इस चार्ज को, जो कि पहले रेस्ट पे था, अब एक वेलोसिटी दे दी गई। तो बच्चों जैसे ही इसको वेलोसिटी मिली ना, यानी ये चलने लगा। तो जब ये चलने लगा तो देखा क्या गया, होना क्या चाहिए था, ये सीधा चलना चाहिए था। लेकिन ये सीधा नहीं चला। इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और ये मुड़ गया। यानी सीधा वेलोसिटी सीधी दी थी हम लोगों ने, और इनर्शिया की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए इसको सीधा जाना चाहिए था। बट जो कि वायर रखी गई थी, जिस वायर में करंट था, तो क्या देखा गया, उसके कारण इस पे एक फोर्स लगा, ये मुड़ गया। अब कोई भी चार्ज, जैसे मैं चल रहा हूं, मैं चलते 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 सडनली मुड़ूंगा, क्यों मुड़ूंगा मैं, क्योंकि मुझ पे फोर्स लगा होगा ना, तभी तो मैं मुड़ पाऊंगा। हाँ, तो यहां से अब ऑब्जर्वेशन सुनिए। अब दोनों ऑब्जर्वेशन सुनिए आप लोग, कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के सामने कोई भी चार्ज एट रेस्ट पर हो गया आता है, या किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास कोई चार्ज एट रेस्ट पर है, तो वो करंट कैरिंग वायर इज नॉट कैपेबल ऑफ अप्लाइंग एनी फोर्स, पहली बात तो। लेकिन अगर वही चार्ज किसी v स्पीड से, v वेलोसिटी से चलने लगता है, तो जो करंट कैरिंग वायर है उस पे फोर्स लगाने में कैपेबल होता है। यानी जो ये करंट कैरिंग वायर है ना, ये एक नया फील्ड प्रोड्यूस करा रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वो रेस्ट वाले चार्ज पे भी फोर्स लगती। बात समझ में आई ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक चार्ज रेस्ट पर है, दूसरा चार्ज भी रेस्ट पर है, तो रेस्ट वाले चार्ज पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। लेकिन ये एक नया फील्ड है, और इस नए फील्ड की क्या प्रॉपर्टी है, ये सर तभी फोर्स लगाएगा उस चार्ज पर जब चार्ज कैसा होगा, मूव कर रहा होगा। बात समझ में आई बेटे, कैसा होगा, जब वो चार्ज मूव कर रहा होगा। जल्दी बताइए, क्या इतना समझ में आया क्या, वेरी गुड परफेक्ट। अगर इतना समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो, वाई फॉर यस एंड फॉर नो। चलिए, मैं रिपीट कर देता हूं। यहां से हम लोगों का बेसिक एनालिसिस समझ में आ गया, कि क्या,
कि जो ये चैप्टर 4 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं, हमने क्या देखा इसमें कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होगी, वो करंट कैरिंग वायर उसके आसपास अगर कोई चार्ज एट रेस्ट पर है, तो उस रेस्ट वाले चार्ज पे तो फोर्स नहीं लगाएगी, लेकिन फोर्स नहीं लगाएगी तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। लेकिन जैसे ही इस वाले चार्ज को वेलोसिटी दे दी, रफ्तार दे दी, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये एक नए प्रकार का फील्ड पैदा कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, जिसको हम लोगों ने नाम क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दिया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना, अब बात ये आई, चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात। अब बात की जाए कि इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकाला जाए। अब थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोबारा देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पॉइंट चार्ज के बारे में बात की थी। पॉइंट चार्ज के बारे में देखिए, सुनिए ध्यान से। जितनी भी फिजिक्स में लॉज होती है ना बच्चे, वो सभी के सभी पॉइंट मास पॉइंट चार्ज के लिए ही डिफाइन की जाती है। चलिए, इतना समझ में आया हम लोगों को। अब बात की गई कि चलिए सर, समझ में आ गया कि कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस पर ही फोर्स लगाने में कैपेबल है। इतना हमें यहां से समझ में आ गया। और किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है या चार्ज है, वो न्यूट्रल है सर। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन अभी अभी आपने बोला कि कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहे हैं, और चार्ज फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा सर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर कंडक्टर आइसोलेटेड होता है ना, अगर कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर है, यानी इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं लगाया, यानी हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ बैटरी या ईएमएफ का नहीं प्रोवाइड किया, और हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ई एक्सटर्नल में हम रखे इसको, तो इसमें एक चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस की प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज पे तो इधर ही फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है कुछ? हाँ, तो यहाँ पर एक ई इंड्यूस्ड जनरेट हो जाती है, जिसके कारण ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस मिलके क्या हो जाते हैं, जीरो। तो आइसोलेटेड कंडक्टर में ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड बना के क्या कर देती है बच्चों, जीरो। लेकिन जब भी ये आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करेंगे, लेकिन हमें अब क्या करना है, हमें तो एक सोर्स लगाना पड़ेगा, यानी जब भी आपके पास कंडक्टर कनेक्टेड होगा ना बेटे, कनेक्टेड किसी भी सोर्स के साथ, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना बस। क्योंकि बच्चा ना इस चीज को रट लेता है, कंडक्टर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो चार्जेस पे फोर्स कैसे लगेगा, चार्जेस पे फोर्स नहीं लगेगा तो चार्जेस मूव नहीं करेंगे, चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो सर करंट कैसे हो सकता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? वेरी गुड। कि जब भी आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन जब भी कनेक्टेड कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो करंट फ्लो करेगा, आई विल फ्लो। बोले बिल्कुल, मैं कह रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे, धीरे 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 लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि डेली लेक्चर्स को अटेंड करना, तभी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होगी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बेटा कि चलिए सर, हमें इतना तो समझ में आ गया, करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, क्या इसकी वैल्यू है, और मैग्नेटिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बात समझ में आई? चलिए, अब रिप्रेजेंटेशन देखिए। मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था बेटा ई वेक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे हम बी वेक्टर से। यूनिट होती है इसकी बेटा टेस्ला, ठीक है ना, टेस्ला यूनिट होती है एसआई सिस्टम में, और गॉस होती है इसकी सीजीएस सिस्टम में। फिर इन दोनों में भी रिलेशन है। वो जो वन गॉस होता है, वन गॉस, दिस इज इक्वल्स टू 10 की पावर -4 टेस्ला, या उल्टा भी कह सकते हो, टेस्ला, वन टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4 गॉस। बात समझ में है? टेस्ला जायज बात है, ऐसा सिस्टम है, बड़ी यूनिट है, गॉस छोटी यूनिट है, पहली बात। अब दूसरी आई यहां से, अगर कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है,
इसमें करंट कैरिंग वायर में मान लो आई ऐसे चल रहा है, ध्यान से सुनना बच्चे। अब ये आई क्या है, कोई भी करंट उस इंस्टेंट पर कितना करंट चल रहा है, तो आई बेसिकली इंस्टेंटेनियस करंट है हमारे पास। हमसे बोला गया इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है तो कैपेबल है मैग्नेटिक फील्ड बनाने की। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पी पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है और कितनी है। अब देखिए पूरी वायर के कारण तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे बेसिक लॉज जितने भी है फिजिक्स में वो डिफाइन होते हैं स्मॉल एलिमेंट्स के लिए। तो सिमिलरली अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटे, ये वायर जो भी लेंथ एल है इसमें से हम एक छोटा सा टुकड़ा मानेंगे, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। बताइए अब एक वायर के अगर मैं छोटे 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 टुकड़े करूं, देखिए ऐसे समझिए, स्केल है ना, स्केल फुटा है हमारे पास, स्केल है, उस स्केल में 30 सेंटीमीटर का मार्क लगा, 15 सेंटीमीटर का मार्क लगा हुआ, और 1 सेंटीमीटर में 1 1 mm के 10 10 है ना, तो बेसिकली वो 1 mm का छोटा टुकड़ा, और बेसिकली वो 1 mm से भी बहुत छोटा टुकड़ा होता है। तो बहुत छोटे से टुकड़े को अगर मैं यहाँ पे चूज करूं, आप देखिए बहुत छोटा नहीं बना सकता क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो मैंने एक अच्छा खासा ये एक एलिमेंट ले लिया, इसका बोल दिया हम लोगों ने डीएल, छोटा सा डीएल। अब डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहली बात तो समझिए डीएल क्या है बेटा, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, और डीएल छोटा सा लेंथ है, और डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन किधर होगी, डीएल की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डीएल, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज अलोंग द करंट। ध्यान से सुनना बच्चों, अलोंग द करंट मतलब क्या, कि ये करंट ऊपर जा रहा है तो डीएल वेक्टर भी ऊपर है, करंट नीचे जा रहा है तो डीएल वेक्टर भी नीचे है। लेकिन सर ये तो एक स्ट्रेट कंडक्टर आ गया, कंडक्टर को ऐसे मैं कर्व कर दूं तो सर्कल बना दूं तो टेंशन नहीं लेना मेरे बच्चों। देखिए अगर सर्कल हो गया तो लो जी ऐसे हो गया सर कंडक्टर, तो हमने क्या करना है बच्चों, एक छोटा सा तो एलिमेंट लेना है, ये ले लो। करंट देखिए या तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, है ना, यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी भाई, या तो करंट ऐसे फ्लो करेगा या करंट ऐसे फ्लो करेगा। लो जी ये कंडक्टर कनेक्टेड कर दिया मैंने, बैटरी लगा दी मैंने, नीचे बैटरी है हमारे पास, कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है। अब अगर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर डीएल की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस पॉइंट पर ये हो जाएगी, इस पॉइंट पर ये हो जाएगी। यानी हमें समझ में आ गया कि अगर कंडक्टर स्ट्रेट है तो डीएल की डायरेक्शन करंट के अलोंग हो जाएगी। अगर कंडक्टर मेरे पास सर्कल में आ गया या आर्क शेप में आ गया तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में कर देंगे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता और अब यहाँ पे पूछा तो इस डायरेक्शन में कर देते। बताइए क्या डीएल की डायरेक्शन समझ में आई क्या, दोनों ही केसेस में स्ट्रेट है तो भी, और हमारे पास अगर सर्कल या किसी भी आर्क शेप में आ जाए तो भी हम लोगों को पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। तो हमें समझ में आ गया डीएल क्या है बेटा, डीएल हमारे पास एक छोटी सी लेंथ एलिमेंट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, लेंथ एलिमेंट जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए सबसे पहली बात तो ये आ गई। अब जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना बच्चे, पी पॉइंट पर, अब ध्यान से सुनना ये बात, मैं कह रहा हूं स्टेप्स अगर याद हो जाएंगे ना तो न्यूमेरिकल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखना भी आप न्यूमेरिकल करने लग जाओगे जैसे जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा, पक्की बात है, सुनना ध्यान से। अब हमने बोला, हाँ वेरी गुड, हमने बोला कि अगर हमारे पास ये पी है पॉइंट तो क्या करें, जो ये डीएल मान है ना बेटा, डीएल, डीएल के बिल्कुल सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से, अब डीएल बहुत छोटा है, डीएल बहुत छोटा है, 0.0000001 mm, देखिए इतना छोटा है, तो उसका सेंटर भी क्या सेंटर सर, बिल्कुल ये रहा, ये लो, यहां से एक पोजीशन वेक्टर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर पोजीशन वेक्टर बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो सुन लीजिए। पोजीशन वेक्टर में एक होता है हेड, एक होता है टेल, तो हेड हमेशा उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जिस पॉइंट पर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना। आर वेक्टर, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का हेड उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये बात ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत अच्छे, मैं कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप रखना, बहुत मजा आएगा। अच्छा अब इतनी चीजें आ गई हम लोगों को, यानी हम लोगों को डीएल वेक्टर पता लग गया, हम लोगों को आर वेक्टर पता लग गया। अब एक चीज और सुन लीजिए, एक वेक्टर्स में, हालांकि वेक्टर्स जब आपको पढ़ाया गया होगा बहुत अच्छे से बताया गया होगा, बट मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स को मैं रिकॉल करता हूं जिससे आप लोगों के लिए इजी बन जाए और थोड़ा मुझे भी ये लगे कि हाँ आपको आता होगा ये। अब हम लोगों ने बोला, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों,
हम लोगों को बोला गया कि सर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा एक चीज सुनना, पहली बात, आपके पास ये एक वेक्टर है कोई भी, आपके पास ये एक वेक्टर है कोई भी, और आपको ये एंगल बनाया गया। जनरली बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बच्चे हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना होता है, या तो दोनों की टिप 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 बोले तो ये, या दोनों का टेल बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट, या तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह होना चाहिए, या दोनों का टर्मिनेटिंग पॉइंट एक जगह होना चाहिए। ध्यान से सुनना बच्चों, यानी ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं हो सकता। तो कैसे होगा सर, देखना इधर, क्या ये एंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। क्या ये हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है। तो ये चीज याद रखना बस, कि आपके पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, या तो दोनों की टिप या दोनों की टेल एक साथ होनी चाहिए। अब बात है, डीएल वेक्टर है, आर वेक्टर है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है बच्चों। तो नाउ दिस इज द एंगल थीटा। अब सुनना ध्यान से, ये थीटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इसलिए कह रहा हूं इस पे ध्यान रखना। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। वेरी गुड, डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, बहुत बढ़िया बच्चों। तो मैं लिख देता हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। बच्चों ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, बस ये चीज है। तो हमें देखिए यहाँ से क्या क्या चीज समझ में, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, करंट आई चल रहा है, आई चल रहा है, तो वहां पे एक डीएल ले लिया, डीएल की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगी। स्ट्रेट वायर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आर्क हुई या सर्कल हुआ तो वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, यही दो डायरेक्शन पॉसिबल होने वाली है। चलिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कि जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। पोजीशन वेक्टर का हेड उस पॉइंट को इंडिकेट करता हुआ होना चाहिए। फिर क्या है, डीएल और आर के बीच का जो एंगल होगा ना, वही थीटा होगा। अब रियलिटी में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ पैरामीटर्स पे डिफाइन की गई। कौन कौन से पे? एक तो देखना, अब करंट एलिमेंट हो गया, एक करंट एलिमेंट क्या हो गया, आईडीएल। ये आइडियल एक करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया। ये छोटा सा एलिमेंट डीएल, जिसमें करंट जा रहा है आइडियल। चलिए, एक तो इस पे डिफाइन की गई, एक इस पोजीशन वेक्टर पे डिफाइन की गई, एक इस एंगल थीटा पे डिफाइन की गई। यानी बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पी पॉइंट पर किन किन फैक्टर्स पे डिफाइन की जाएगी बच्चे? डीएल लेंथ एलिमेंट, आर पोजीशन वेक्टर, थीटा एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, और आई करंट इन दी कंडक्टर। अच्छा, जरूरी थोड़ी ना बच्चे पी पॉइंट, ये तो मैंने अपने हाइपोथेटिकल एक पॉइंट माना। कोई बच्चा कह देता सर यहाँ पे बताओ, कोई बच्चा कह देता यहाँ पर बताओ, तो ये थीटा अलग अलग हो जाता। थीटा अलग अलग हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग हो जाएगी। बात समझ में आई ना? तो इन चार फिजिकल क्वांटिटीज पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे डिफाइन की गई। अच्छा, अब जो ये छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा करंट, छोटा सा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत छोटी सी आएगी, डीबी। ठीक है ना? अब इस लॉ को जिसने बोला था ना बच्चे, वो बेसिकली बोला गया था हमारे पास बायट सावर्ट। बायट सावर्ट ने इसका एक लॉ दे दिया है ना। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या बोला गया, कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण, छोटे से करंट एलिमेंट के कारण, किसी भी पोजीशन आर वेक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड इन चार पैरामीटर्स पे डिफाइन करने वाला है। पहली बात, और फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है। चलिए भैया, यहां तक समझ में आया? सभी बच्चे लिखिए वाई फॉर यस, एन फॉर नो। वेरी गुड। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड। तो यहां से जो डीबी आया ना बच्चे, डीबी का जो फॉर्मूला बना देखिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल। यानी करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईडीएल। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। अभी बताऊंगा क्यों, क्योंकि आपको समझ में भी आ गया वेक्टर प्रोडक्ट होने वाला है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। तो साइन ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, एंड डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। फील्ड फोर्स अभी चाहिए, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, और एक ही आ गया तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड। तीनों ही फील्ड फोर्सेस किसको फॉलो करते हैं बेटा? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है बेटा?
जैसे जैसे डिस्टेंस को कम करते चले जाएंगे, फोर्स बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा करते चले जाएंगे, फोर्स कम होता चला जाएगा। बोलो, इतना समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। चलिए, अब हम बात करेंगे, यहाँ पर इसके फॉर्मूले को असेंबल कर लेते हैं। तो डीबी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना आता है हमें। अब जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे, वहां पे लिखते थे हम के की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होती थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही ये कांस्टेंट आएगा के, और उस के की वैल्यू अभी लिखेंगे हम लोग आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। चलिए, अब ये जो के है ना बच्चे, ये के यहाँ पर कहलाया जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई। वहां पर एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी, यहाँ पे म्यू नॉट है परमिएबिलिटी। क्या यूनिट है बेटा, ये क्या नाम है इसका? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बात समझ में आ गई? इस परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की अगर हम बात करें, तो बेसिकली म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू अगर आपकी न्यूमेरिकल में हेल्प मिलने वाली है, तो 10⁻⁻7 रख देना, आपको अपने आंसर में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। चलिए, अब हम बात करें, थोड़े इस फॉर्मूले को और अच्छा करते हैं। ये तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन भी निकालनी है तो सर वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब लिखिए, देखिए डीबी वेक्टर म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है। आई जो भी करंट फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, डीएल साइन थीटा, लेकिन जो ये थीटा होता है ये किसके बीच का एंगल है? जल्दी बताइए सर। डीएल, डीएल तो है ऊपर, और कौन? आर। लेकिन आर ऊपर नहीं है बच्चों, आर ऊपर नहीं है। हाँ, तो सर क्या हो गया, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर देंगे ना। तो अगर मैं आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड करूं, तो ऊपर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डीएल, क्या किया, आई डीएल क्रॉस आर बाय आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर 3। देखना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला। नाउ दिस इज योर वेक्टर फॉर्म। बोलो, समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को या तो वेक्टर, अब इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो हमें समझ में आ गया सर, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा हमें, यानी क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए बच्चों। आपको ये वाला राइट हैंड थंब रूल हाथ चलाना आना चाहिए। आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सिखा देता हूँ अभी। सेकेंडली, अब आपको क्या समझ में आएगा? डीएल क्रॉस आर यानी डीएल आर साइन थीटा। अब देख कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी को क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। आप सुनिए, डायरेक्शन निकालना सिखाता हूँ। डायरेक्शन बोले तो कैसे? मान लो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, हमसे बोला गया डायरेक्शन बताइए, तो ए क्रॉस बी निकाल देते ना। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल वेक्टर। तो इनिशियल वेक्टर पे अपना राइट हैंड को रखिए, राइट हैंड को रखिए इन सच अ फैशन कि जहां पे पहुंचना है ये उंगलियां टर्न कर जाए, और उंगलियां ऐसे ही मुड़ेंगी बेटा, ऐसे ज्यादा टशन मत दिखाना, मैं तो ऐसे भी घुमा देता हूँ, नहीं, अपन को ऐसे ही घुमाना है, बहुत सिंपल। तो देखिए, ए से रखे बी पे आए, ए से रखे बी पे आए, तो थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन। ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट थंब देता था हम लोगों को। तो थंब कहाँ है? बाहर। बाहर का मतलब क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बेसिकली बाहर की डायरेक्शन में। तो जब भी बाहर की डायरेक्शन आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, तो उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, पहली बात। अब ये कुछ नोमेनक्लेचर है, ये समझ लो बेटा। डॉट का मतलब आउटवर्ड। बात समझ में आई? चलिए, अब हम बात करेंगे कि अगर सर मुझे बी क्रॉस ए पे आना होता, तो आप बी पे हाथ रखेंगे, बी तो ये रहा। कहां पर आना है? ए पे आना है। तो अब ये अंदर है, यानी इस बोर्ड के अंदर घुस रहा है, यानी इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा क्रॉस से, और क्रॉस रिप्रेजेंट्स योर इनवर्ड डायरेक्शन। एक तो ये तरीका आ गया। अब इधर देखिए, डीएल और आर, डीएल और आर के बीच में, तो डीएल ये रहा बच्चे, आर ये रहा बेटा। तो अंगूठा कहाँ है, थंब कहाँ है? इनसाइड द प्लेन, यानी जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की डायरेक्शन में है। जल्दी बताइए, क्या ये वाला फॉर्मूला समझ में आया क्या? डीबी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट ऑफ मीडियम आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। यहां तक बताइए बच्चों, अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बोलो, यहां तक सब चीजें समझ में आई? परफेक्ट। देखिए, अब यहां से इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आने लग जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। चलिए, देखो बेटे, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर लॉ। बायट सावर लॉ की एप्लीकेशन, और जो ये लॉ पढ़ रहे थे ना, ये बायट सावर लॉ था, ठीक है ना, बायट सावर लॉ।
बायट सावर लॉ। ठीक है ना, क्या देखा हम लोगों ने, डीबी वेक्टर दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब हमें बेसिक बेसिक सारी नॉलेज आ गई है, कैसे निकालते आर वेक्टर क्या होता है, थीटा क्या होता है, सब चीजें हम लोगों को पता लगी। अब बहुत बहुत बेसिक सा, सबसे पहले बेसिक सी एप्लीकेशन कराता हूं जो बहुत इजी है, आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगने वाला है, फिर उसके अच्छे वर्जन पे चलने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। आप थोड़ा फील समझना, टॉपिक का नाम समझना कि कोई भी एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है बच्चों, सर्कुलर वायर आ गई। अब ये नीचे बैटरी लगाई होगी, करंट ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, है ना, ऐसे चलते हुए अंदर नीचे आ गया। चलिए बहुत समझ, इसका रेडियस आर मान लिया, और यहां पर हमें ओ पॉइंट पर क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब बताइए क्या करे क्या करे क्या करे। सर हमें तो ना छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है, तो क्या बड़ी बात हो गई बेटे, छोटे निकालना आता है तो याद करो, कंप्लीट निकालना है तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड पता लग जाएगी। हाँ है ना बोलो, हाँ है ना बोलो। चलिए, तो अब क्या करें सर, स्टेप नंबर 1 क्या करा जाता है, उस वाले प्रूफ में क्या किया था, छोटा सा एलिमेंट लिया था, तो ले लो ना छोटा सा एलिमेंट, ये ले लिया सर छोटा सा एलिमेंट डीएल। अब डीएल की डायरेक्शन ये रही सर, डीएल वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या था जल्दी बताओ सर, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पे एक पर पोजीशन वेक्टर, ये रहा सर पोजीशन वेक्टर, यानी यही आर वेक्टर बन जाएगा हमारा। ध्यान से देखो, डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है सर, थीटा, ये रहा सर, यहाँ पे 90 डिग्री बना। देखिए बिल्कुल बेसिक है, मैं कह रहा हूँ स्टेप्स याद है तो हमें हर एक क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी। दोबारा देखिए, पॉइंट माना डीएल, डीएल पे पोजीशन, डीएल वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। फिर इससे किस पॉइंट पे निकालना है, उस पॉइंट पर हम लोगों ने एक आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, पोजीशन वेक्टर का हेड ये रहा। थीटा क्या था, डीएल और आर के बीच का एंगल, चलिए जी निकल गया, हम लोगों को इतना समझ में आया। अब पुट कीजिए वैल्यू में, तो इस पॉइंट पर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी बच्चे, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी बच्चे, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड यानी डीबी, बेटे मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, म्यू नोट बाय 4 पाई, म्यू नोट बाय 4 पाई एज इट इज लेके आ जाओ, आई को बाहर लेके आ जाओ। अब डीएल क्रॉस आर, यानी डीएल आर साइन थीटा, यानी डीएल आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटे 90, नीचे कितना है आर क्यूब, एक आर ने एक आर को मारा, यानी नीचे बना आर स्क्वायर। ध्यान से सुनना। चलिए जी बहुत अच्छी बात। अब याद करो बच्चों, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है सर 1, साइन 90 होता है बेटा 1। तो डीबी की वैल्यू देखिए, डीबी की वैल्यू देखिए, डीबी की वैल्यू क्या है बेटे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें तो कंप्लीट वायर के कारण निकालना है, तो क्या करो इंटीग्रेट कर दो ना इसको, इंटीग्रेट कर दिया बेटा। अब देखो इंटीग्रेट करके डीबी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन बताइए, डीएल का इंटीग्रेशन, सर डीएल बेसिकली लेंथ है ना इसकी, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 2 पाई आर, रेडियस कितना माना है छोटा आर, तो 2 पाई आर लीजिए। नहीं आया समझ में, जल्दी बताइए, आया नहीं आया समझ में, वेरी गुड। अब देखिए आर स्क्वायर ने आर, एक आर ने एक आर को मारा, पाई ने पाई को मारा, टू ने टू को मारा, तो व्हाट विल वी हैव, बी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रहना चाहिए। पहले बताइए क्या ये प्रूफ समझ में आया है क्या। पॉइंट नंबर 1 कहाँ निकालना था, ओ पर, सबसे पहले डीएल चूज किया, कर लिया सर, डीएल एक सर्कुलर है तो टेंजेंट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, उससे पॉइंट जहां पर हमें निकालना था सेंटर पे निकालना था, तो पोजीशन वेक्टर आर ही बनने वाला है, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल के ही बराबर, रेडियस ऑफ द वायर के ही बराबर बनने वाला है। चलिए जी, फिर दोनों के बीच में एंगल निकाल लिया, बाइट सावर्ट लॉ लगाई, एप्लीकेशन लगाई, और वी कैन इजीली गेट दी आंसर। बताइए क्या ये चीजें समझ में आई बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। म्यू नोट आई बाय 2 आर, म्यू नोट आई बाय
टू आर। अब बात करें मैग्नीट्यूड तो आ गया, नाउ कम्स टू डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें? वेरी गुड, डायरेक्शन देखिए दोबारा, ये कहां पर डीएल, डीएल ये रहा ऊपर, कहां पर आना है? डीएल आर, डीएल आर, डीएल आर अंदर। वेरी गुड, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई, कितनी आई? म्यू नॉट आई बाई टू आर आया। बताइए सभी बच्चों। वेरी गुड, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बेटा जल्दी जल्दी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो हम लोगों को इतना समझ में आ गया कि करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई टू आर। डायरेक्शन अंदर हो जाएगी इफ करंट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो डायरेक्शन कहां हो जाती बच्चे? बाहर हो जाती। चलिए, बहुत अच्छी बात। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए, अब थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज देता हूं इसके बारे में, ध्यान से सुनना बच्चों। अभी जो जो फॉर्मूले हम लोगों ने ड्राइव किए ना उनको लिख लेते हैं। तो डीबी का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन तो हम निकाल सकते हैं। डीबी की वैल्यू हम लोगों ने बायट सावर्ट का फॉर्मूला देखिए, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और अभी अभी हम लोगों ने सेंटर पे क्या निकाली बेटा? म्यू नॉट आई बाय टू आर। अब एक चीज और देखिए, मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, मान लेते हैं सर। करंट ये चल रहा, ठीक है सर। यही वो डीएल मान लिया हम लोगों ने, ठीक है सर। तो डीएल की डायरेक्शन ये रही सर, देखना बेटे ध्यान से, ये रही डीएल, यानी डीएल इस वाली लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना, ठीक है। जब पी पॉइंट यहां पर माना था हम लोगों ने, तो आर वेक्टर ये रहा, तो थीटा ये बना हमारे पास, कोई भी एक्यूट एंगल, ठीक है सर। यहां पे लेता मैं पी पॉइंट, तो सर ऑब्ट्यूस एंगल बन गया हमारे पास, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, मैंने पी पॉइंट यहां पे चूज किया, पी पॉइंट यहां पे चूज किया। तो अब क्या मुझे बता सकते हो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? वेरी गुड, कितना एंगल है बच्चों? सर क्या बड़ी बात हो गई, सर डीएल तो ऊपर है, अब पी पॉइंट ये रहा, तो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कीजिए ना, यानी डीएल भी ऊपर, पोजीशन वेक्टर भी ऊपर, यानी दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। चलिए, अब मैंने बोला यहां पे निकालो, देखिए अब यहां पे कैसे निकालेंगे? वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ गया, बहुत सुंदर। डीएल वेक्टर ऊपर है सर, पोजीशन वेक्टर नीचे है सर, यानी डीएल वेक्टर ऊपर है सर, पोजीशन वेक्टर नीचे है सर। कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों की टेल एक साथ है सर। तो थीटा की वैल्यू बताइए 180 डिग्री। यानी मैं यहां से आपको कोई ज्यादा वो मैथ्स में नहीं घुमाना चाह रहा, बट मैं लॉजिक समझा रहा हूं कि अगर कोई भी पॉइंट पी पॉइंट करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल सामने आ जाए, करंट कैरिंग एलिमेंट के बिल्कुल सामने कोई भी पॉइंट आ जाए, तो या तो थीटा 0 बनेगा या 180 डिग्री बनेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब थोड़ा फॉर्मूले में देखिए, फॉर्मूला क्या है बेटा? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और साइन थीटा में थीटा की वैल्यू पुट कीजिए। चलिए, साइन 0 साइन 180, यानी साइन 0 भी 0 साइन 180 भी 0। तो क्या समझ में आया कि अगर सर ये करंट कैरिंग वायर है और पॉइंट यहाँ पे पूछा गया या पीछे पूछा गया, तो इन दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होने वाली है बच्चों? 0। सभी बच्चे बोलेंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, क्या ये समझ में आया क्या बच्चों? परफेक्ट परफेक्ट। अब थोड़ा सा और बेसिक एनालिसिस कर लेते हैं, हालांकि आपको एक प्रूफ भी कराऊंगा मैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बट अभी कुछ रिजल्ट्स को याद कर लेते हैं। देखिए, ये किसके कारण आया था बेटे? सर ये तो आया था पूरे सर्कल के कारण, है ना, पूरा सर कंप्लीट सर्कल था, तो म्यू डाई बाई 2 आर आ गया। सोचो अगर मैं उसको आधा कट कर दूं तो सर तो ये भी आधा हो जाएगा, होगा ना। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए।
अभी कहानी नहीं सुनाता कुछ भी, क्वेश्चन करते एक, ये रहा, ये एक करंट कैरिंग वायर है बच्चों, इनफाइनाइट। अभी बताऊंगा इनफाइनाइट और फाइनाइट के बीच का क्या डिफरेंस है, बट मैं ये कह रहा हूं कि यहां से इन दो चीजों को याद करके हम लोग कैपेबल हो गए न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, देखना। तो बेसिकली हमने क्या किया बच्चों, ये एक इनफाइनाइट वायर है, कोई बहुत लंबी वायर थी, उस बहुत लंबी वायर को ऐसी कैसी भी शेप दे सकता हूं मैं, घर में देखा है आप लोगों ने, आप चार्जर वाली वायर के साथ खेलते रहते हो, कभी गोला बना देते हो, कभी कैसी भी शेप बना सकते हो, सांप बना देते हो, बनाते हो ना, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए, इस पी पॉइंट पर हमसे बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, वायर, ये एक सेमी सर्कुलर आर्क, ये एक सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। अब क्या करेंगे सर, अरे करना कुछ नहीं है, डरना नहीं है बेटा फिजिक्स में। ए वाला पार्ट को, ए वाले पार्ट को अलग मान लो, ए वाले पार्ट को अलग मान लो, और ये वाले पार्ट को अलग मान लो, यानी इस क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहली बात तो एक पार्ट, एक पार्ट, एक पार्ट। फिर दूसरी बात क्या है सर, तीनों के कारण निकाल लो, ठीक है सर। फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है सर, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर सर, तो वेक्टोरियली ऐड कर दो। यानी इसके कारण मैं मान लूं B1, ये पार्ट 1 तो B1, पार्ट 2 तो B2, पार्ट 3 तो B3। तो जो बी नेट आ जाएगी, बी नेट क्या हो जाएगी बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों, जल्दी बोलो, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। अरे वाह भाई वाह, अब समझ में आएगा, देखना जादू कैसे चलता है। इस वाली वायर को देखो, इस वाली वायर नंबर 1 को देखो, क्या छोटा सा एलिमेंट ले लिया, क्या छोटे से एलिमेंट की डायरेक्शन इधर, पोजीशन वेक्टर इधर, क्या थीटा 0, तो B1 कितना 0, छोड़ो B2 को, B3 पे आओ। B3 देखिए DL, क्या DL की डायरेक्शन इधर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या पोजीशन वेक्टर इधर, थीटा की वैल्यू बोलो 180, थीटा की वैल्यू 180, तो मैग्नेटिक फील्ड 0, बचा कौन, B2। चलिए जी, अब B2 कैसा, सेमी सर्कुलर आर्क, भैया सर्कुलर आर्क के कारण है सर म्यू नॉट आई बाय 2r, तो सेमी के कारण कितना हो जाएगा, आधा, म्यू नॉट आई बाय 2r का आधा, यानी 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r, यानी म्यू नॉट आई बाय 4r। अब डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, सर डीएल तो इधर है, आर इधर है, यानी डीएल आर, डीएल आर, तो अंदर आ गई। अब टेंशन ना लेना, अगर किसी को क्रॉस प्रोडक्ट में ये हाथ चलाने में दिक्कत है ना, तो शॉर्टकट भी बताऊंगा, घबराने की टेंशन मत लेना। बोलो, यहां तक समझ में आया बेटे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए बोलो, समझ में आया, चलिए जी, बहुत सुंदर। अब आगे चलते हैं। देखिए, ऐसे बहुत वेरिएशन के न्यूमेरिकल्स आपको अपनी बुक्स में मिलने वाले, तो आप लगाने की कोशिश करना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो प्योरली इंटीग्रेशन है बेटा, ठीक है। आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में जब रोटेशन चैप्टर पढ़ाया होगा, तो तब आपको एलिमेंट चूज करने सिखाए होंगे। अगर नहीं, तो मैं आपको एक लिंक व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, जिसमें मैंने एक लिंक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू सिखाने की कोशिश की है कि हाउ टू चूज अ स्मॉल एलिमेंट। अभी के लिए समझ लीजिए आप लोग, एक छोटा सा, अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, पूरी सर्कल आ गई, तो सर्कल का आधा आ गया, तो लेकिन सर कोई भी आर्क लेंथ आ गई, आर्क लेंथ, मतलब जरूरी थोड़ी ना वो हर केस में ये देगा, ये देगा, वो कह रहा है ये दे दिया बस, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, कह रहे अब इसके कारण निकालो, ओ पॉइंट पर, सेंटर पर कोई भी। चलिए अब बताइए कैसे करें, तो अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, करंट कैरिंग आर्क, वायर की कोई भी एक वायर है जिसका एक आर्क है जिसमें करंट कैरिंग चल रहा है आर, और उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब स्टेप सुना बेटे, मैं तो फिर कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप्स आपको याद होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप्स याद होगा तो आप लोगों को बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत कन्वीनियंट फिजिक्स लगने वाली है। देखिए, हमने क्या बोला भैया, ये सेंटर है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल की पूरा सर्कल नहीं, सेमी सर्कल नहीं, कोई भी एक आर्क चूज कर लिया हमने, ये वाली आर्क, ध्यान से सुनना,
तो अब इन आर्क के देखो, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। अब तरीका सुनना बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों आर्क के पॉइंट्स को ना उस सेंटर पे जोड़ दो जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। लो जी, पी पॉइंट। तो ये तो जायज बात है, रेडियस बना बेटे हमारे पास, करंट ये डायरेक्शन में चल रहा है। बोलो इतना समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट, आर्क के दोनों पॉइंट्स को उस पॉइंट पर जोड़ दो वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, अब जो ये एंगल बना है ना, ये एंगल, इस एंगल को मैंने ले लिया अल्फा, और यही हमारा सेक्टर एंगल होता है ना। तो अल्फा हम लोगों के पास क्या है बेटे, आर्क जो एंगल सस्टेन करने वाली है, दैट इज योर सेक्टर एंगल। चलिए, चलो जी, इतना समझ में आ गया हमारे पास। अब लेकिन सर हमें इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम तो वही करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट चूज करेंगे। अब थोड़ा डायग्राम को बड़ा बना रहा हूं, अच्छे से समझना बेटे। पहले बताओ, ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ है, याद करो, अगर आप लोगों को बताया गया है, याद है, तो अगर सेमी सर्कुलर वायर आती है तो थीटा दूरी पर जाकर डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं जिसकी थिकनेस dx होती है। स्टेप से बेटा ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वायर ऐसी होती है ना, वायर ये सेमी सर्कुलर वायर, तो सेंटर से कितना दूर चलो, एलिमेंट चूज करना है। तो एलिमेंट तो यहाँ पर ही होंगे, छोटे 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 एलिमेंट, है ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स तो यही होंगे। अब इन कोई भी एक एलिमेंट में से आपको एक एलिमेंट चूज करना है, तो यहां से कितना चले आप, थीटा, थीटा पर जाके कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया आप लोगों ने, कितना एंगल बनाया, डी थीटा। तो रिंग में यही करते थे हम लोग, थीटा दूरी पर जाके डी थीटा का एक एलिमेंट चूज कर लेते। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं अब, आइए। तो हम लोगों ने क्या बोला सबसे पहले, वेरी गुड, थीटा दूरी पर जाकर डी थीटा का एक एलिमेंट चूज कर लिया। तो हम लोगों ने एक लंबा सा आर्क बना लिया, ये एंगल तो अल्फा है बेटे। अब क्या किया हम लोगों ने, यहां से बीटा चले। बीटा क्यों चले समझ में आ गया, क्योंकि थीटा तो मेरे फॉर्मूले में ऑलरेडी आ चुका है, साइन थीटा, तो वो थीटा थीटा के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना। तो बीटा दूरी पर जाकर हम लोगों ने डी बीटा का एक छोटा सा आर्क ले लिया, ये, और इसकी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कितनी विड्थ है बेटा, डीएल। तो डीएल की डायरेक्शन ये हो गई पहली बात। तो अब ध्यान से सुनना, डीएल ये डायरेक्शन हो गई। अब क्या करना, डीएल पता लग गया, अब इस पॉइंट पे निकालना हमें। तो डीएल से परपेंड, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, पोजीशन वेक्टर। लो जी, तो पोजीशन वेक्टर और डीएल में कितना एंगल बना बच्चे, 90 डिग्री। चलिए सर ये तो समझ में आ गया, है ना, आया ना। चलिए, तो डीबी की वैल्यू देखते हैं अब। डीबी देखिए क्या बना बच्चे, डीबी की वैल्यू देखिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल। और डीएल और आर के बीच में, आर बोले तो पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर रेडियस ही बन गया आपके पास, क्योंकि ये तो भैया इस आर्क से तो कितनी भी दूरी पे लगाओ वो रेडियस ही होगा हमारे पास सेंटर पे। तो आईडीएल साइन 90 बाय आर स्क्वायर। चलिए जी, तो डीबी की वैल्यू देखिए बच्चों क्या बन गई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। चलो सर ये तो आ गया, लेकिन ध्यान से सुनो बच्चों, हम लोगों का क्या है, अब जरूरी थोड़ी ना हर कोई बच्चा बीटा पे जाके डी बीटा मानेगा। हो सकता है कोई बच्चा गामा पर जाके डी गामा में मान ले, हो सकता है कोई बच्चा फाइव पे जाके डी फाइव मान ले। तो ये फाइव एंगल कुछ भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे वेरी कराता हूँ। मैंने मान लो यहाँ पर माना बीटा, एक बच्चा बोल रहा मैं तो यहाँ पे मान रहा हूँ, देखो एक बच्चा बोल रहा मैं तो यहाँ पे मानूंगा सर, ऐसे। भैया कैसे भी मानो आपकी मर्जी है। एक बच्चा बोल रहा मैं तो ये मानूंगा, एक बच्चा बोल रहा है मैं तो ये मानूंगा। बेटा कैसे भी मानो, टोटली आपकी चॉइस है। तो जैसे जैसे थीटा वेरी करा रहा हूं ना, मैं थीटा वेरी कराता जा रहा हूं। अब देखिए क्या होगा, अब ये छोटा सा जो ट्रायंगल बनाना, छोटा सा ट्रायंगल, इस छोटे से ट्रायंगल को बनाते हैं, देखो ध्यान से, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये कितना एंगल है बेटा, इस छोटे से ट्रायंगल का कितना एंगल माना हम लोगों ने, डी बीटा। ये कितनी दूरी है बेटा, रेडियस है सर। ये कितना है बेटा, डीएल है सर। याद करो, एक छोटे से ट्रायंगल पे लगाने वाला फॉर्मूला होता है थीटा दिस इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, याद है, थीटा दिस इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो डी बीटा दिस इज इक्वल टू आर्क यानी डीएल बाय रेडियस, यानी यहां से डीएल की वैल्यू क्या आ गई बेटे, आर डी बीटा।
देखो जी, डीएल की वैल्यू क्या आ गई बेटे, आर डी बीटा। बहुत सुंदर बेटे, बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ नहीं करना आपको, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। पुट 2 इन फर्स्ट, चलिए करते हैं। तो पुट 2 इन फर्स्ट कर दीजिए। चलो जी भैया करते हैं। तो देखिए डीबी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, डीबी दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज चलेगा, आई एज इट इज चलेगा। डीएल की वैल्यू रखे आर डी बीटा डिवाइडेड बाय बच्चों आर स्क्वायर। देखो आर ने आर को मारा। अब ध्यान से देखो डीबी की वैल्यू क्या है बच्चे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर डी बीटा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, डी बीटा कहां से कहां, सुनना ध्यान से। बीटा आपने यहां से माना था, यानी अगर मैं इस वाले एंगल को, ये बीटा है जो मेरी उंगलियां बना रही है, वापसी यहां पे ले आऊं तो बीटा की वैल्यू 0, और एक्सट्रीम पे लेके चला जाऊं तो एक्सट्रीम बोले तो इस वाले पॉइंट तक लेके आ जाऊं, तो बीटा की वैल्यू कहां से कहां, इस वाले पॉइंट पर बीटा की वैल्यू 0, इस वाले पॉइंट पर बीटा की वैल्यू अल्फा। यानी हमें लिमिट्स भी पता लगी, कहां से कहां बच्चों, 0 से अल्फा। चलो स्टार्ट करते हैं अब लोग। क्या आ गया फॉर्मूला, देखिए क्या बना हमारे पास, डीबी का फॉर्मूला बना बी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और डी बीटा का इंटीग्रेशन बीटा लिमिट 0 से अल्फा। चलिए जी फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो बेटा, बी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर अल्फा माइनस 0, यानी बी का फॉर्मूला बना म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर अल्फा। अब बेटा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। किसी भी आर के कारण, किसी भी आर के कारण, करंट कैरिंग आर के कारण किसी भी पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा बी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर अल्फा। लेकिन याद रखना बेटे, अल्फा डिग्री में नहीं होगा, अल्फा शुड बी इन रेडियंस। रेडियन का मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई इन टर्म्स में होना चाहिए, 90, 30, 40, 60 डिग्री में नहीं रखेंगे। चलिए जल्दी बताइए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए। चाहे बाकी सारे फॉर्मूले भूल जाओ, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा सर आर्क लेंथ के दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है वो वाला एंगल है अल्फा, बस ये याद रखना है। जल्दी बताइए, क्या यहां तक चीजें समझ में आई क्या? यस सर। व्हाट वाज आई, आई तो करंट है बेटे, आई तो करंट है ना, आई तो करंट ही है, करंट तो आई ही रहने वाला है, इसमें क्या टेंशन होगी। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए अब आपके पास, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर अल्फा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर अल्फा। अब देखिए, तो बी का फॉर्मूला आया किसी भी करंट कैरिंग आर के कारण म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर अल्फा। अब सुनो बच्चों, क्वेश्चन दिया गया, इधर देखना ध्यान से, कि ये एक करंट कैरिंग आर्क है, आई करंट फ्लो कर रहा है, मे बी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, इट मे बी एनी एम्पियर, हमें उससे क्या मतलब है। कह रहे इस पॉइंट पे निकालो ओ पर। अब अगर आपको स्टेप्स याद है तो कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर स्टेप क्या थी, आर के दोनों पॉइंट को उस पॉइंट पे जोड़ो वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, तो जो ये एंगल बना यही अल्फा बना, तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 90 नहीं, पाई बाय 2। वेरी गुड, पाई बाय 2 रख दीजिए, पाई बाय 2। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए बेटा क्या है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू पाई बाय 2। पाई ने पाई को कैंसिल आउट किया तो बी की वैल्यू बनी म्यू नॉट आई बाय 8 आर। और वैसे भी हमें समझ में आता है, ये बेसिकली एक क्वार्टर लेंथ है ना, तो हाफ के कारण 1/2 कर दी, तो क्वार्टर के कारण कितनी करते, 1/4, 1/4 म्यू नॉट आई बाय 2 आर। यही आंसर आता। बोलो आया क्या समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब एक बात और बताइए मुझे, अगर पूरे पूरे सर्कल के कारण निकाले तो, पूरी सर्कुलर वायर के कारण, सर्कुलर वायर में देखिए, सर्कुलर वायर में इस पॉइंट से वापसी इसी पॉइंट तक कितना एंगल हो जाएगा, 2 पाई, 2 पाई रख दो यहाँ पर। बी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर 2 पाई, पाई ने पाई को मारा, 2 ने 2 को मारा, तो व्हाट विल वी हैव, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। अब बेटा डायरेक्शन देख लेना, डायरेक्शन के लिए वही सिंपल देखिए,
डीएल इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, डीएल आर अंदर। तो ए क्रॉस भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। बताइए ये फर्स्ट एप्लीकेशन और इस फर्स्ट एप्लीकेशन के जितने भी केसेस बन सकते थे सब आपको बताए। क्या आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें हुई क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे वाई फॉर यस, एन फॉर नो, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए बच्चों, बहुत सुंदर। देखिए मेरे बच्चों, मेरी बात सुनिए। वेरी गुड। अब सुनिए मेरी बात। देखिए, आज हम लोगों ने बड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन किया। एक बारी रिकैप करते हैं 5 मिनट में, फिर आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। तो क्या किया कि हम लोगों ने देखा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होती है, वो एक चलने वाले चार्ज पर, यानी कोई चार्ज अगर मोशन में होगा, उसी पर एक फोर्स लगाता है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, ये कैसा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो बायट सावर्ट ने बताया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल sin थीटा बाय आर स्क्वायर, और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डीएल क्रॉस आर आपको आना चाहिए। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पर हेड होना चाहिए, जिस पॉइंट पे यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। और फिर हम लोगों ने इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके फॉर्मूला देखा। फिर सबसे पहली एप्लीकेशन की कि आर्क लेंथ है आपके पास, सर्कुलर है, उसके सेंटर पे निकाले, फिर सेंटर को आधा किया, सर्कल को आधा किया, फिर उसको 1/4 में किया। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर लिया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू अल्फा। अल्फा क्या है? उस वाली आर्क लेंथ को जिस भी सेंटर पे जॉइन करके जो भी एंगल सस्टेन करने वाला है, दैट इज अल्फा। लेकिन अल्फा शुड बी इन रेडियन। चलिए बच्चों, देखिए, हाँ, वेरी गुड। अगर सभी बच्चों को समझ में आया है, तो मैं यही कहूँगा। देखिए, ये एक आपके पास एडिशनल क्लास है। इसको ये मत सोचना कि सुबह अलग, शाम को अलग, तो टेंशन नहीं लेना। अगर आपको समझ में आया है, तो व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई कर देना, डू रिप्लाई मी ऑन व्हाट्सएप। और फिर कल की क्लास रखनी है, नहीं रखनी है, उसके बारे में विल डिस्कस। और किस टाइम पे रखनी है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। आई होप आप लोगों ने काफ़ी एन्जॉय किया होगा। ये नया चैप्टर था, बट इसके लिए इतना कोई नहीं था कि हमें कुछ भी नहीं आता। सभी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने आप लोगों को बताते चले थे कि जहाँ-जहाँ हम लोगों को यूज़ है। तो कुछ-कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, उनको दिमाग में बिठा के कोशिश करना 4 से 5 न्यूमेरिकल लगाने के लिए। आई होप आप उन न्यूमेरिकल्स में बहुत कंफर्टेबली लगा पाएँगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, और सबसे बढ़िया अपने आप को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।